नमस्कार। आज हम यूरोप के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोप के बारे में चर्चा करेंगे। यूरोप एक सभ्यता है, एक भौगोलिक इकाई और विचार है। इसे पश्चिमी सभ्यता का हृदय कहा जाता है क्योंकि यहूदीवाद, यूनानी, रोमन, ईसाई परंपराओं का अभ्युदय यहीं पर हुआ था, जिसका प्रसार यूरोप की सीमाओं से बहुत आगे नई दुनिया, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड तक हुआ था। मानव सभ्यता के आधुनिक इतिहास में एशिया और अफ्रीका पर यूरोप का प्रभाव अनवरत छाया रहा। भौगोलिक दृष्टि से, जैसा कि जनरल चार्ल्स डिगोल ने कहा था कि अटलांटिक के यूराल तक यूरोप की सीमाओं का विस्तार पाया जाता है। यूरोप का क्षेत्रफल 40 लाख वर्ग मील है और यूरोपियन एशिया सहित जनसंख्या 74.1 करोड़ है, जो विश्व जनसंख्या का 11% है। राजनीतिक दृष्टि से महाद्वीप में 50 राष्ट्र राज्य हैं, जिसमें अनेक लघु राज्य, ओंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी जैसे राज्य भी शामिल हैं। सबसे अधिक जनसंख्या वाला तथा प्रभावशाली राज्यों में रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, यूक्रेन तथा कजाकिस्तान है। यूरोप के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों में पूर्वी यूरोप, रूसी गणराज्य, पोलैंड, बेलारूसिया, लिथुआनिया, लटाविया, दक्षिणी यूरोपीय रोमानिया, हंगरी, अल्बानिया, बुल्गारिया, ग्रीस तथा यूरोपियन टर्की, स्कैंडिनेवियन देश जैसे नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क तथा फिनलैंड, केंद्रीय यूरोप, जर्मनी, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड तथा क्लिटनेस्ट है। पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग तथा मोनाको तथा ब्रिटिश टापू, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, आयरिश गणराज्य। कतिपय टापू जैसे आइसलैंड, माल्टा तथा साइप्रस को भी भौगोलिक और राजनीतिक कारणों से यूरोप के साथ संबद्ध माना जाता है। वैचारिक दृष्टि से यूरोप एक विशिष्ट संस्कृति और सभ्यता है, जीवन का एक विशिष्ट प्रकार है। इसी कारण यूरोपीय एकीकरण की विचारधारा के समर्थक कहते हैं कि नस्ल, भाषा और राजनीतिक विविधताओं के बावजूद यूरोप एक है। अधिकांश विकसित देशों वाले यूरोप के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति काफ़ी उदार रवैया रहता है। आज भी जहां लगभग 7 करोड़ प्रवासी रहते हैं। यूरोप के कुछ देशों ने भाषाई और राष्ट्रीय मतभेदों के बावजूद अपनी सीमाओं को लगभग मिटा ही दिया है। अनेक लोग एक दूसरे के यहाँ बिना पासपोर्ट वीज़ा के न केवल खुली आवाजाही करते हैं, बल्कि इन देशों ने एक दूसरे के निवासियों को कहीं भी रहने और नौकरी करने की भी आज़ादी दी है। विदेश और रक्षा नीति को छोड़कर पूर्व यूरोप ब्रुसेल्स स्थित यूरोपीय आयोग के एक साझा प्रशासन से चलता है। ऐसी स्थिति में कई देशों में ईयू से अलग होने की मांग उठना एक बड़ा झटका है। द्वितीय विश्व युद्धोत्तर काल में यूरोप 19वीं शताब्दी की विश्व राजनीति में यूरोप की महती भूमिका थी। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने तक सभी महान शक्तियाँ यूरोपियन थी। उनकी आर्थिक शक्ति, सैनिक उत्कर्ष तथा राजनीतिक प्रभाव ने दुनिया में वर्चस्व स्थापित किया था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों ने इस शक्ति संरचना को एक झटका दिया। शक्तिशाली राज्यों की विश्व भूमिका को गंभीर रूप से आहत किया। दो विश्व युद्धों के बीच 1919-39 जर्मनी और इटली जैसे देश अपने पुराने गौरव को प्राप्त करने के लिए हिटलर और मुसोलिनी के नेतृत्व में सदैव संघर्षरत रहे। द्वितीय महायुद्ध की शुरुआत के समय ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और सोवियत संघ निस्संदेह महाशक्तियाँ थी और इटली भी मुसोलिनी के नेतृत्व में महाशक्ति की भूमिका अदा करने के लिए प्रयत्नशील था। लेकिन 6 वर्ष तक लगातार चलने वाले द्वितीय महायुद्ध ने इसका स्वरूप ही बदल दिया। महायुद्ध में यूरोप को जनधन की जो हानि उठानी पड़ी, उसका अनुमान लगाना कठिन है। कहा जाता है कि इस युग में यूरोप के 1 करोड़ सैनिकों और 2 करोड़ से भी अधिक नागरिकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। अनुमानतः 30 से 40 अरब रुपए मूल्य की संपत्ति नष्ट हो गई। युद्ध की उखाड़ पछाड़ में कई देशों की सीमाएं बदल गई। युद्ध व्यय के भार से अनेक राज्यों की कमर टेढ़ी हो गई और कई राज्यों की शक्ति तो पूरी तरह स्खलन हो गया। पुराना शक्ति संतुलन बिखर गया। जर्मनी पददलित और विभाजित हो गया। फ्रांस सर्वनाश के गदर में फंस गया। इटली की कमर टूट गई। ब्रिटेन को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करने पर विवश होना पड़ा। केवल सोवियत संघ ही ऐसा राष्ट्र था जो बर्बाद होकर भी युद्ध द्वारा सबसे अधिक लाभान्वित हुआ। बहुत से नए प्रदेशों पर उसका अधिकार हो चुका था और उसकी सीमा पर स्थित अनेक राज्य उसकी साम्यवादी व्यवस्था के घेरे में आ गए थे। शक्तिशाली जर्मनी को पीछे धकेल देने के कारण सोवियत संघ का आत्मविश्वास दृढ़ हो गया।
सोवियत संघ को छोड़कर अन्य यूरोपीय राज्य दूसरे या तीसरे नंबर की शक्ति बनकर रह गए थे। सोवियत संघ को छोड़कर समस्त यूरोप इतना कमज़ोर हो गया था कि एरिक फिशर के शब्दों में यूरोप का समय बीत चुका है। सन 1944 में यूरोप की शक्ति का आकलन करते हुए विलियम टी आर पार्क्स ने लिखा था कि पुराने विश्व का नेतृत्व करने वाले यूरोप का नए समस्याग्रस्त यूरोप में परिवर्तन हमारे समय की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय तत्व है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप की राजनीतिक और आर्थिक समस्या। पहली, यूरोप में शांति निर्माण की समस्या। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप की सबसे कठिन और जटिल समस्या शांति निर्माण की थी। युद्ध समाप्त होने के लगभग 1.5 वर्ष बाद तक भी शांति संधियों के प्रारूप तैयार नहीं हो सके। 10 फरवरी 1947 तक केवल इटली, रोमानिया, हंगरी और फिनलैंड के साथ शांति संधियां संपन्न हो सकी। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि जुलाई 1955 में क्रियान्वित की गई। वस्तुतः शांति स्थापना का कार्य अत्यंत कठिन था, किंतु सोवियत संघ और अमेरिका में शीत युद्ध प्रारंभ हो चुका था। दोनों में प्रभुत्व विस्तार की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई थी। शांति स्थापना के लिए विदेश मंत्रियों की जो परिषद बनाई गई थी उसमें सर्वसम्मति से निर्णय का निश्चय किया गया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था क्योंकि इसके द्वारा दोनों ही गुटों को एक दूसरे के कार्यों पर वीटो प्राप्त हो गया। दूसरा, जर्मनी की समस्याएं और शांति वार्ता। द्वितीय महायुद्ध में आत्मसमर्पण करने के उपरांत जर्मनी यूरोप के शीत युद्ध का केंद्र बिंदु बन गया। पोट्सडम सम्मेलन जुलाई अगस्त 1945 के अनुसार मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को 4 भागों में बांट दिया, जिसमें क्रम से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ और फ्रांस ने अपना शासन स्थापित किया। इन चारों क्षेत्रों में प्रधान सेनाध्यक्षों को अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे। जर्मनी की पुरानी राजधानी बर्लिन के चारों बड़े राष्ट्रों ने एक मिला जुला शासन स्थापित किया। एक मित्र राष्ट्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया। यो तो जर्मनी के विभाजन का उद्देश्य यह माना गया था कि उस पर आधिपत्य रखने वाले राष्ट्र मिलजुल कर आपसी सहयोग से उससे शासन करेंगे, परंतु प्रारंभ से ये स्पष्ट हो गया कि इस प्रकार के सहयोग की आशा धूमिल है। जर्मन समस्या के संदर्भ में 10 मार्च 1947 से आरंभ होने वाली मॉस्को की विदेश मंत्री परिषद की बैठक में 40 दिन लंबे वाद विवाद होते रहे, परंतु फिर भी यह परिषद संधि का सर्वमान्य प्रारूप तैयार नहीं कर सकी। जर्मनी के प्रश्न पर पश्चिमी देशों और सोवियत संघ के बीच अनेक मतभेद उभरकर सामने आए। इन मतभेदों के कारण जर्मनी के साथ कोई संधि करना संभव नहीं हो सका। तीसरा, ऑस्ट्रिया के साथ संधि। ऑस्ट्रिया के साथ शांति संधि करने में कई बाधाएं सामने आई। पश्चिमी राष्ट्र ऑस्ट्रिया में नाजी शक्तियों को प्रोत्साहन दे रहे थे, जबकि युद्ध के कारण यह तय हो चुका था कि पराजित नाजी देशों में नाजी तत्वों का पूरी तरह उन्मूलन कर दिया जाएगा। सोवियत संघ पुनः नाजीवाद को पनप नहीं देना चाहता था, अतः अमेरिका द्वारा प्रस्तुत की गई शांति शर्तों को वह अपने अनुकूल नहीं समझता था। पेरिस की विदेश मंत्री परिषद में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ऑस्ट्रिया की शांति संधि का प्रश्न उठाने पर सोवियत संघ ने उसे वीटो कर दिया। नेक्स्ट है बर्लिन संकट। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बर्लिन समस्या ने विश्व का बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया। 1945 के पोट्सडम समझौते के अनुसार बर्लिन नगर सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन व अमेरिका के नियंत्रण में बंट गया। पश्चिमी बर्लिन पश्चिमी देशों के नियंत्रण में, पूर्वी बर्लिन सोवियत संघ के नियंत्रण में आ गया। जर्मनी में आर्थिक सुधार के लिए पश्चिमी शक्तियों ने मुद्रा शोधन का एक प्रस्ताव रखा, जिसे सोवियत संघ ने लागू करने से इनकार कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों ने विवश होकर एक नया डीमॉर्क चालू कर दिया। पश्चिमी राष्ट्रों के इस कदम से क्षुब्ध होकर 24 जून 1948 को सोवियत संघ ने पश्चिमी बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। उसने बर्लिन से पश्चिमी राष्ट्रों के संपर्क को समुद्र और भूमि के मार्गों से विच्छिन्न करने का प्रयत्न किया, जिसके प्रत्युत्तर में पश्चिमी राष्ट्रों ने लाखों टन सामान हवाई जहाज़ों के द्वारा बर्लिन भेजना शुरू किया। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा परिषद में शिकायत की और बर्लिन घेरे को विश्व शांति के लिए खतरा निरूपित किया गया। यूरोप में आर्थिक पुनरुद्धार के प्रयत्न। द्वितीय विश्व युद्ध के भीषण विध्वंस ने यूरोप को आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से निर्बल बना दिया। जहाँ एक ओर उसे सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति आतंकित करने लगी, वहीं दूसरी ओर पश्चिम दिशा में अमेरिका का उत्कर्ष भी उसे व्यथित करने लगा। इन दोनों भीमकाय शक्तियों के बीच में पश्चिमी यूरोप के राष्ट्रों के लिए आत्मरक्षा और उन्नति का उपाय यूरोपियन एकता को सुदृढ़ करना था। इसके लिए विविध आर्थिक और राजनीतिक संगठन बनाना था। संयुक्त राज्य अमेरिका भी सोवियत संघ के विरुद्ध ऐसे संगठनों को आत्मरक्षा के लिए आवश्यक मानता था। यूरोप के आर्थिक पुनरुत्थान के लिए प्रारंभिक प्रयत्नों में ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना प्रमुख है।
अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने अप्रैल 1947 में कहा कि यदि इस समय तुरंत यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का प्रयत्न नहीं किया गया तो वह साम्यवादी हो जाएगा। जून 1947 को हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अपने सुप्रसिद्ध भाषण में उसने यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसी आधार पर भुखमरी, गरीबी, निराशा व अर्थव्यवस्था का सामना करने के लिए मार्शल योजना का निर्माण हुआ। इसके अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 वर्ष की अवधि के लिए पश्चिमी यूरोप के 16 देशों में लगभग $11 मिलियन की सहायता की। इस काल में यूरोप के आर्थिक सहयोग व राजनीतिक एकीकरण के लिए कई संगठन अस्तित्व में आए, जिसमें बेनिलैक्स, यूरोपीय आर्थिक संगठन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, यूरोपीय अदायगी संघ, यूरोप की परिषद, यूरोपियन कोयला और इस्पात संघ, यूरोपियन आणविक शक्ति समुदाय, यूरोपियन मुक्त व्यापार संघ, यूरोपीय साझा व्यापार आदि। नेक्स्ट है पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा। शीत युद्ध के आतंक ने पश्चिमी यूरोप के देशों को एकीकृत सुरक्षात्मक प्रयत्नों की आवश्यकता महसूस कराई, जिससे सैन्य संधियों का जाल सा बिछ गया। द्वितीय महायुद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की सैनिक सुरक्षा की दृष्टि से डंकर्क संधि, ब्रुसलेस संधि, इससे पश्चिमी यूरोपियन संघ कहते हैं, नाटो तथा यूरोपियन प्रतिरक्षा समुदाय जैसे संगठन बने। लास्ट है पूर्वी यूरोप का सैनिक व आर्थिक एकीकरण। पश्चिमी यूरोप का राजनीतिक, आर्थिक व सैनिक एकीकरण अमेरिका के नेतृत्व में होने के कारण इसकी प्रतिक्रिया सोवियत संघ पर हुई। सोवियत संघ ने प्रतिक्रिया स्वरूप पूर्वी यूरोप के देशों पर अपना नियंत्रण और अधिक कठोर बना दिया। पूर्वी यूरोप के प्रमुख देश पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया तथा अल्बानिया। इन देशों को साधारणतः सोवियत संघ के पिछलग्गू सैटेलाइट देशों के नाम से पुकारा जाता है। द्वितीय महायुद्ध के बाद इन देशों में साम्यवादी शासन की स्थापना में सोवियत संघ ने उल्लेखनीय सहायता की। पश्चिमी यूरोप के लिए निर्मित नाटो संगठन का उत्तर सोवियत संघ ने 1955 में वार्सा पैक्ट बनाकर दिया। वार्सा संगठन नाटो के विरुद्ध साम्यवादी देशों का संगठन, सैन्य संगठन था। थैंक यू।